नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो जीएसओ 2025 के लिए स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, उसका हम आगे का सिलेबस पढ़ेंगे और उसमें जो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा होता है, उसका किस तरीके से यूज़ होता है, क्या प्राइमरी सेकेंडरी डेटा के बारे में जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन पे हम लोग चर्चा पर चर्चा करेंगे यहाँ पे। और उसके साथ प्राइमरी सेकेंडरी डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से उसका यूज़ होता है, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आइए हम लोग यहाँ पे क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास के स्टार्टिंग में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये हमारा L1 क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप है जेएसओ के लिए। जेएसओ जो आपका कोर्स चल रहा है उसके लिए स्पेशल एक ग्रुप है, जिसको जॉइन करके बाकी यहाँ के जो सारे पीडीएफ हैं, जो अदर नोट्स हैं, वो आप इस ग्रुप में फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है? ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक L1 क्लासेस प्रयागराज, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इस लोगो के साथ ऐप मिलेगा, जिस पे आप रजिस्टर करके जो हमारे L1 क्लासेस के जो कोर्सेस चल रहे हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है? तो आइए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे जो 2024 के सिलेक्टेड हीरोज़ हैं एक तरीके से, जिन्होंने मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अ, 2024 वाला जो ऑनलाइन पेपर था, उसमें टोटल 19 लोगों का सिलेक्शन हुआ और उसमें 12-13 लोगों की फ़ोटो लगी हुई है। उस पे देख सकते हैं। बाकी हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो पिछले साल का थोड़ा बहुत क्लियरेंस या फिर कुछ बच्चों के जो 2-4 नंबर से पेपर या एग्ज़ाम रुके हुए हैं, उन पे हम विशेष फ़ोकस कर रहे हैं। और जो बच्चे पिछले 2-4 मतलब नंबर से रुके हुए हैं पिछले साल, उनसे एक विशेष जो है मतलब सहानुभूति है कि उनका कुछ कारणों से मतलब 1 साल का डिले हुआ, 1 साल उनका टाइम खराब गया, नहीं तो सिलेक्शन हो जाता। तो मतलब ये कहने का कि 1 साल पहले उनके जीवन में खुशियाँ आ जाती, ये कहने का मतलब। और मेरा ये मानना है कि अगर आप 1 साल सिलेक्शन नहीं पा रहे हैं, तो मिनिमम आप 5 लाख रुपए का लॉस कर रहे हैं, ठीक है? तो फाइनेंशियल जो लॉसेस हैं उनके मतलब वो भी एक तरीके से मतलब उसको ओवरकम करना है, उनको रिड्यूस करना है। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि जितने भी टीचिंग प्रोफ़ेशन्स हैं, जिसमें अच्छे से अच्छे लोग जो हैं, उनसे आप पढ़िए, ताकि आपके जो लॉसेस हैं, ये कम हो सके। 1 साल सिलेक्शन ना होने का मतलब मिनिमम 5 लाख रुपए का लॉस, ठीक है? और उसके बाद जो अपार सुख-सुविधाएँ फिर मतलब मिलती हैं, जो मानसिक टेंशन से मुक्ति मिलती है, वो भी आपके मतलब जीवन में रह गई है, ठीक है? तो इन लोगों से प्रेरणा लेते हुए बाकी आप लोग जो है अपना आगे की तैयारी करते रहिए। और जो भी मतलब पिछले साल जो पिछले बैच में एडमिशन लिए थे लोग और जिनका किसी कारण से 2-4 नंबर से नहीं हुआ है, वो किसी भी टाइम हमें फ़ोन कर सकते हैं और जो भी उनके कन्फ्यूज़न है, वो हमेशा दूर किए जाएँगे। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, स्टैटिक्स में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड उनके जो भी कन्फ्यूज़न हैं, उस टाइप के उनके कन्फ्यूज़न दूर किए जाएँगे। उनको अलग से प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करना हो, अलग से और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको दी जाएगी। ठीक है? उसके लिए यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं 11 क्लासेस के, उस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो सिलेबस लिखा हुआ है, सिलेबस की हम लोग चर्चा पर चर्चा कर रहे हैं, यूनिट 1 की बात हो रही है और यहाँ पर हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से इसकी शुरुआत करेंगे। देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो एग्ज़ाम्पल्स के माध्यम से पूछा जाता है। उसमें लिख देता है कि ये जनगणना 2011 का जो डेटा है, वो प्राइमरी डेटा है या सेकेंडरी डेटा है, या एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की गई है 2011 की जनगणना पे, ठीक है? या एसआरएस जो डेटा आता है या फिर यूनाइटेड नेशन की जो पॉपुलेशन के डेटा आते हैं, उसपे एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की गई है, वो किस तरीके की रिपोर्ट है, प्राइमरी डेटा है, सेकेंडरी डेटा है, किस तरीके से इस तरीके के एग्ज़ाम्पल के माध्यम से क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे हमेशा। तो उसी चीज़ को क्लियर करने के लिए यहाँ पे प्राइमरी डेटा किसको कहते हैं, प्राथमिक डेटा किसको कहते हैं, उसको हम लोग पहले देखेंगे। प्राइमरी डेटा इज़ द ओरिजिनल डेटा दैट कलेक्ट फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है? मतलब प्राथमिक डेटा वह मूल डेटा है जो शोधकर्ता द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित किया जाता है, ठीक है? मतलब डायरेक्टली अगर आप हम आपसे पूछें कि आप कौन-सी क्लास में पढ़ रहे हो, आपकी एज क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, अगर ये हम डेटा डायरेक्ट उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा प्राइमरी डेटा होता है,
ठीक है? जैसे जनगणना के जितना भी डेटा होता है, जैसे जनगणना 2011 का, 2001 की, 1991 की, जितने भी डेटा हैं, वो हमारे प्राइमरी डेटा कहलाते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, कंडक्टिंग ए सर्वे एग्जांपल के तौर पे दिया गया है, कंडक्टिंग ए सर्वे टू फाइंड आउट स्टूडेंट सैटिस्फैक्शन इन ए यूनिवर्सिटी। ठीक है? तो किसी विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, उनके सैटिस्फैक्शन का लेवल, उनकी संतुष्टि जानने के लिए अगर कोई सर्वे किया जाता है, उनसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो वो वहाँ पे कहलाएगा, ये हमारा प्राइमरी डेटा है। ठीक है? अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी डेटा पे। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो प्राइमरी डेटा पे बेस्ड होता है। जैसे 2011 की जनगणना में हम किसी विशेष स्टेट का, किसी विशेष जिले का, किसी विशेष गाँव का डेटा उठा के उस पे सर्वे करें या उस पे कुछ अध्ययन करें, रिसर्च करें, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा कहलाता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी डेटा रिफर्स टू दैट डेटा दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, प्रोसेस्ड एंड पब्लिश्ड बाय अदर्स। इट इज़ ऑफ्टन यूज्ड फॉर ए डिफरेंट पर्पस देन ओरिजिनल इंटेंडेड। ठीक है? द्वितीयक डेटा वह डेटा होता है जिसे पहले किसी और ने एकत्र, संसाधित और प्रकाशित किया होता है। इसका उपयोग आमतौर पर भिन्न उद्देश्य के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यूजिंग सेंसस डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एनालाइज अर्बन ग्रोथ। ठीक है? अगर हम 2011 का जो जनगणना का डेटा है उसका यूज करते हुए हम कोई रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, कोई अध्ययन करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी डेटा का एग्जाम्पल होगा। ठीक है? बाकी इस पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चनायर का फॉर्मेट हम बनाएँगे या फिर क्वेश्चनायर वाली क्लास लेंगे, प्रैक्टिस सेट वाली क्लास लेंगे, तो उसमें आपको इसके एग्जांपल्स के साथ-साथ आपको क्वेश्चन भी जो है वहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो डेटा कलेक्शन होता है, किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है डेटा। ठीक है? तो जो कलेक्शन ऑफ डेटा होता है वो 2 तरीके का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है? फिर प्राइमरी जो डेटा होता है वो डायरेक्ट मेथड से, मतलब किसी आदमी को भेजकर या कोई सर्वे डायरेक्टली करवा के वहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट या ओरल मेथड में क्या होता है कि आप डायरेक्टली साल उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है? इनडायरेक्ट तरीके से मतलब इसको भी एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के कि इनडायरेक्ट विधियों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है? फिर उसके बाद थ्रू लोकल बॉडीज़ क्या करती हैं कि उसमें शेड्यूल या क्वेश्चनायर के माध्यम से या मेल के माध्यम से या इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से ये डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है? अभी आगे इस पे हम लोग एक्सप्लेनेशन अभी इसका देखेंगे आगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है? कोई पब्लिश्ड सोर्स हो। पब्लिश सोर्स में क्या हो सकता है? कोई पब्लिश्ड थीसिस हो, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट हो, नेशनल या इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट हो, कमीशन या किसी अदर कमीशन से या फिर कोई अदर रिपोर्ट हो, इस तरीके से। तो उसको हम यहाँ पे पब्लिश रिपोर्ट से जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे, जो भी डेटा हम गैदर करेंगे, उसको हम कहेंगे कि ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। ठीक है? फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेज़। अनपब्लिश्ड सोर्सेज़ में जैसे मान लीजिए कि अनपब्लिश्ड कोई पीएचडी की थीसिस है, जिसका अभी पब्लिक नहीं हुई है। फिर उसके बाद अनपब्लिश्ड कोई रिपोर्ट है, जैसे कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल देख सकते हैं, जैसे अभी कोई मूवी आने वाली थी इसमें ज्योतिबा फुले पे, गवर्नमेंट ने उसको रोक लगा दिया क्योंकि सामाजिक तनाव ना फैले। तो उसमें से अगर वो लीक हो जाए या इसी तरीके से मान लीजिए कोई रिपोर्ट है जिसकी रिपोर्ट आने से लगता है कि जनता में विद्रोह हो सकता है, कुछ अदर चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करती है। अगर उस रिपोर्ट से, अनपब्लिश्ड रिपोर्ट से हम कोई डेटा ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो सेकेंडरी डेटा हुआ, ठीक है? रिसर्च के लिए। तो उसको हम सेकेंडरी डेटा के रूप में कंसीडर करते हैं। जैसे राजीव गांधी हत्याकांड में राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी या लाल बहादुर शास्त्री जी की जो हत्या हुई थी, अ, जो मतलब यूक्रेन का सॉरी उस समय देखिए एग्ज़ैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। वो जो राजीव गांधी की जो हत्या हुई थी उसमें रसिया का पार्ट हुआ करता था, वो मतलब एरिया अ, तजाकिस्तान की शायद राजधानी है। तो वहाँ पे हत्या हुई थी और उस पर जो रिपोर्ट या उस पे जो कमीशन्स गठित किए गए थे, अब तक उनकी रिपोर्ट्स जो है पब्लिश नहीं की गई हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को ये डर है कि यहाँ पे इसके कारण जो है जनता में विद्रोह हो सकता है, बवाल हो सकता है, कुछ धार्मिक संगठन या फिर गैर जो असामाजिक तत्व हैं देश में, वो जो है मतलब नफ़रत फैला सकते हैं, कुछ इस तरीके के काम कर सकते हैं, इसलिए ये रिपोर्ट्स पब्लिश नहीं की गई हैं। ठीक है? तो अगर इन रिपोर्ट्स को हम कलेक्ट करते हुए कोई हम अपनी रिपोर्ट बना के फिर से पब्लिश करें, तो हमारा एक सेकेंडरी डेटा का काम करेगा। ठीक है?
अब देखेंगे यहाँ पर जो हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, अब ध्यान में रखिएगा हम एक-एक मेथड को यहाँ पे पढ़ेंगे। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, लोकल बॉडीज़ के जो हैं, फिर पब्लिश या अनपब्लिश रिपोर्ट्स किस तरीके से मतलब हमें डेटा प्रोवाइड करती है, उनके बारे में हम लोग एक-एक चीज़ अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो डायरेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है डायरेक्ट मेथड में? इन दिस केस द इन्वेस्टिगेटर एस्टैब्लिशेस पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड पुट सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन टू द रिस्पोंडेंट, ठीक है? फॉर एक्यूरेट and reliable result it is necessary that investigator must be trained and skilled। मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे आप जीएसओ बन जाएंगे तो आपको जो सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उस समय चल रहा होगा, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, आसुस के जो सर्वे हैं, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज के जो सर्वे हैं, एएसआई के, वो जो मतलब सर्वे चल रहे होते हैं उस पर डायरेक्टली आपको डेटा कलेक्ट करना होता है रिस्पोंडेंट के माध्यम से, ठीक है? रिस्पोंडेंट के पास जाके आपको इंटरव्यू के माध्यम से शेड्यूल भरने होते हैं और उसकी रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट पब्लिश करती है अपने डेटा को, या कंपाइल करके उस डेटा को, उस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, उसमें जो ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट हुए रहते हैं, ठीक है? आप इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। डायरेक्ट मेथड में क्या है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो वहाँ पे जाके डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्टली। तो उसमें मेरिट क्या है इसकी कि दिस मेथड इज द बेस्ट सुटेड इफ द एरिया ऑफ इंक्वायरी इज इंटेंसिव एंड लोकलाइज्ड। यह विधि उन मामलों में उपयुक्त है जहां अध्ययन क्षेत्र संकेंद्रित और गहन होते हैं, ठीक है? मतलब ऐसा क्षेत्र ना हो कि एक घर यहाँ पे है तो एक घर 3 किलोमीटर दूर पे हो। जो आपकी पॉपुलेशन है, जो जिस पे आपको सर्वे करना है, वो डिस्पर्स्ड हो, बहुत ही दूर-दूर हो, पहाड़ी एरिया हो, कोई रेगिस्तानी एरिया हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। लेकिन अगर जहाँ पे हमारे पास डेंस एरिया है, जैसे कोई शहर हो, कोई गाँव हो जो डेंसली पॉपुलेटेड हो, तो वहाँ पर ये विधि सबसे उत्तम मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, द इन्वेस्टिगेटर बीइंग द सोल फ्रेमिंग अथॉरिटी में मोटिवेट द इन्फॉर्मेंट टू गेट आंसर, ठीक है? तो अन्वेषक स्वयं प्रश्नों को बनाता है जिससे वह उत्तरदाता को उत्तर देने के लिए प्रेरित कर सकता है, ठीक है? फिर डिमेरिट्स हैं, नकारात्मक पक्ष इसके क्या हैं? इट इज ऑफ लिमिट्स लिमिटेड वैल्यूज व्हेन द इंक्वायरी इज एक्सटेंसिव। यह सॉरी जब अध्ययन क्षेत्र व्यापक हो तो यह विधि सीमित उपयोगी होती है। वही बता रहे हैं ना कि जैसे एरिया बहुत बड़ा हो, लोग कम हो, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम हो, लोग एक जगह पता लगा 2 घर यहाँ पे है, 2 घर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर बाद है, तो उस केस में यहाँ पे इसकी डिमेरिट सामने आती हैं। इस केस में फिर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाता ये सर्वे, ठीक है? तो उस केस में ये इसकी लिमिटेड वैल्यूज़ होती है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है कि पर्सनल प्रेजुडाइज एंड ह्यूमन बायस में अफेक्ट द रिजल्ट। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और मानवीय पक्षपात परिणामों को प्रभावित कर सकता है। आप सर्वे करने गए, किसी आदमी से पता लगा कि वो आपकी कास्ट का नहीं है, आपके लेवल का नहीं है, या आप उसके यहाँ थोड़ा-सा गरीब आदमी है, उसके यहाँ नहीं जाना चाहते हो। तो जो पर्सनल पूर्वाग्रह होते हैं, वो इस डेटा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं, ठीक है? इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज़ वेल एज़ मनी कंज्यूमिंग। यह विधि समय और धन दोनों दृष्टि से खर्चीली होती है। मतलब इसके डेटा तो बेस्ट होते हैं, अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अनबायस्ड है, ठीक है? मतलब किसी पक्ष में झुका हुआ नहीं है वो, तो उसके डेटा तो बेस्ट होते हैं, लेकिन ये विधि जो है खर्चीली और टाइम कंज्यूमिंग भी होती है इसके साथ-साथ, ठीक है? फिर इसके बाद इनडायरेक्ट या ओरल मेथड है। इसमें क्या करते हैं? इसमें इन दिस केस द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स a set of questions that are indirectly related to the subject matter and ask these questions to different persons. The answer are recorded. The technique is used when the informant is unwilling or not cooperative, ठीक है? जब इन्फॉर्मेंट कोऑपरेटिव ना हो, आंसर देने से मना कर रहा हो, तो हम उससे उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हमें पूछना हो अ, कि आपकी एज कितनी है? आदमी बहुत सारे लोग होते हैं, मेल फीमेल दोनों में, जो अपनी एग्ज़ैक्ट एज नहीं बताना चाहते। तो उस केस में क्या है कि उनसे हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि आप ये बताइए कि आप किसके समकक्ष हैं? जैसे वहाँ पे कोई आदमी है, कह दिया जाए कि आप ये भाई साहब से कितने बड़े हैं? पता लगा वो बोला कि उससे 5 साल बड़ा हूँ मैं।
तो उसकी एज अगर 20 साल है तो वो 25 साल का हो गया। ठीक है? तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में उससे क्वेश्चन का जब हम आंसर लेते हैं, अपने क्वेश्चन्स का आंसर जब हम इनडायरेक्ट तरीके से लेते हैं किसी और के माध्यम से, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट ओरल मेथड। ठीक है? फिर इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं? इसकी मेरिट में क्या है कि दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन द एरिया टू बी कवर्ड इज वाइड। जब एरिया बहुत ही बड़ा हो तो उस केस में जहाँ पे पॉसिबल ना हो जाना, तो एक आदमी के माध्यम से या दो आदमी के माध्यम से हम इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए गांव का सरपंच है, बहुत बड़ा एरिया है, गांव का सरपंच तो हर एक घर के बारे में जानकारी दे सकता है। तो उसके माध्यम से अगर हम सारी इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं या उसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी इसके लिए मेरिट होगी। ठीक है? फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट इंस्टीड ऑफ ओरिजिनल इन्फॉर्मेंट। मूल उत्तरदाता के स्थान पर विषय विशेषज्ञ से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है कि इट इज लेस एक्सपेंसिव एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। यह विधि कम खर्चीली और समय की बचत करने वाली है। ठीक है? जब एक ही आदमी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है या दो आदमी के माध्यम से ये सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है, तो वहाँ पे टाइम और कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ-साथ मतलब वो आदमी एक बार जब क्वेश्चनर समझ गया तो वो बाकी क्वेश्चनर्स के आंसर आसानी से ईज़िली आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है? अब इसके डिमेरिट्स देखते हैं कि डिमेरिट्स क्या हैं कि द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय समवन एल्स मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। अब जैसे उसको कंप्लीट जानकारी उसके बारे में नहीं है, उस आदमी के बारे में, तो उस केस में ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है और जो हमारा रिजल्ट है वो मिसलीडिंग हो सकता है। ठीक है? अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही ना भी हो सकती। ठीक है? फिर इसके बाद क्या है, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द इंटेलिजेंस एंड स्किल ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इस विधि की सफलता अन्वेषक की बुद्धिमत्ता और कौशल पर निर्भर करता है कि वो कितना अच्छा तरीके से इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज के माध्यम से किस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे शहरों में नगर निगम, गाँवों में ग्राम पंचायतें जो होती हैं, वो किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में सहयोग करती हैं या कैसे उनके माध्यम से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है? इन दिस मेथड इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड थ्रू लोकल एजेंट, करेस्पोंडेंट और these agents are instructed to send their own estimates of particular result promptly, cheaply and easily. However, this method is not highly recommended because individual estimates may not be reliable, very reliable. ठीक है? Hence, the data obtained may lacks accuracy. ठीक है? मतलब ये कहने का जैसे गाँव में ग्राम पंचायत के जो लोग होते हैं, वो एक ग्राम सेवक के रूप में किसी की नियुक्ति करते हैं। अर्बन बॉडीज़ में क्या है कि अलग-अलग जो पार्षद होते हैं या वार्ड मेंबर के साथ 1-2 लोग जो है कनेक्टेड होते हैं, जो उस वार्ड की जानकारी देते हैं, ठीक है? या उस वार्ड की उनके पास लगभग कंप्लीट जानकारी होती है। तो अब जैसे इन इन्फॉर्मेशंस को हमें कलेक्ट करना है, तो वहाँ पर इंडिविजुअल जो एस्टिमेट्स होते हैं, जो उस आदमी का एस्टिमेट्स होता है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक रिलायबल सोर्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आदमी जिससे उसका सपोज़ करिए कि विवाद है, जिससे उसकी लड़ाई-झगड़ा हुई है, जिससे उसका कुछ अनबन है, तो उस केस में वहाँ पर वो डेटा देने से मना कर सकता है या वो डेटा गलत बता सकता है कि उस आदमी का उससे कोई विवाद है, तो वो उसका नुकसान करने की भी कोशिश कर सकता है। तो इस केस में जो डेटा हमारे पास आएगा, वो डेटा हमारे पास रियलिस्टिक नहीं रह जाएगा। ठीक है? वो रिज़ल्ट हमारे पास जो आएगा, वो रियलिस्टिक रिज़ल्ट नहीं होगा, वो रिज़ल्ट मिसलीडिंग रिज़ल्ट हो सकता है। ठीक है? तो ये यहाँ पे लोकल बॉडीज़ के माध्यम से हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकालने का प्रयास करते हैं। अब लोकल बॉडीज़ के माध्यम से जो हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, उसमें जो तरीके हैं उसको देखते हैं। बाय शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर मेथड। शेड्यूल या क्वेश्चनायर मेथड में क्या होगा कि ए क्वेश्चनायर is the list of questions directly or indirectly related to the topic of inquiry and is used to collect response from the respondent. ठीक है?
तो ये क्वेश्चनायर होता है या शेड्यूल होता है कि जिसके माध्यम से ये क्वेश्चन की एक लिस्ट होती है, जिसके माध्यम से हम उस व्यक्ति के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड, जैसे हम मेल विधि, मेल उसको कोई हम क्वेश्चन कर दे रहे हैं, जैसे यूरोपीय जो देश हैं, उनमें क्या है कि सर्विस की कॉस्ट बहुत ही कम होती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट को जो डेटा चाहिए होता है, वो एक मेल के माध्यम से हर आदमी को भेज देते हैं। और उनके यहाँ आदमी भी अच्छे हैं कि वो उस मेल का एक विदिन टाइम लिमिट वो रिस्पॉन्स भी देते हैं। उसका मतलब उत्तर भी दे देते हैं। जैसे आपको कोई मेल आए भारत सरकार से कि आपको ये चीज़ें जो है भर के भेजनी है, इस सर्वे के लिए। तो वहाँ पर अगर हर आदमी अपने से उसको मेल का रिस्पॉन्स कर दे, तो 5 दिन, 10 दिन में, 1 हफ्ते में, 15 दिन के अंदर वो सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, उसकी रिज़ल्ट रिपोर्ट आ जाएगी और ज़ीरो कॉस्ट पे, मतलब ना के बराबर नेग्लिजिबल कॉस्ट पे वो रिज़ल्ट हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेल ज़्यादातर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, पढ़े-लिखे लोग इग्नोर कर देते हैं कि पता नहीं कैसी मेल है, कोई फर्जी मेल ना हो। पता लगा जो इन्फॉर्मेशन हम दे दें तो बैंक पूरा खाली हो जाए, हमारा अकाउंट खाली हो जाए, ठीक है? तो उस केस में उस केस में यहाँ पे थोड़ा-सा लोग मतलब इस टाइप की इन्फॉर्मेशन देने से डरते हैं, ठीक है? या जागरूकता की भी कमी कह सकते हैं। तो इसमें क्या क्या करते हैं कि इन दिस मेथड ए क्वेश्चनेयर containing various type of questions, yes or no or multiple choice question related to particular topic is systematically arranged and sent to the post या email to prospective informant या respective informant भी हो सकता था। Respondent fill and return it themselves. This method is useful when direct contact is not possible. ठीक है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं पॉसिबल है, तो उस केस में भी इसका हम उपयोग करते हैं। इस मेथड का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है? मतलब ये कहने का कि इसमें एक मेल भेज दी जाती है, उसका रिस्पोंडेंट इसका जो आदमी जिसके पास वो गई है मेल, उसको वहाँ पे वो आंसर उसका भर के फिल अप करके भेज दे मतलब रिप्लाई कर दे, ठीक है? तो इसकी मेरिट क्या है? मेरिट देखेंगे। कलेक्टिंग द डेटा इन्वॉल्व्स मिनिमम एक्सपेंडिचर, मतलब डेटा संग्रहण का मूल्य जो है वो न्यूनतम हो जाता है, आपको पहले ही बता दिया गया। इस विधि में बड़े और व्यापक सर्वेक्षणों के लिए उपयुक्त है। मतलब जब आपको सैंपल साइज़ बहुत बड़ी रखनी हो, जैसे मान लीजिए कि भारत में 6,40,000 के आस-पास गाँव हैं अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन, ठीक है? 6,40,000 मतलब कुछ प्लस माइनस अ, अनुमानित जो है 6,40,000 के आस-पास गाँव हैं, ठीक है? उसमें देखेंगे तो लगभग यहाँ पर जो हमारे पास जो अगर डेटा है, अगर सभी गाँव का हमें सर्वेक्षण करना हो, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आएगी। जैसे जब जनगणना कराई जाती है तो उसका 500, 600, 800 करोड़ के आस-पास बजट होता है, ठीक है? और अगर आपको सर्वे करना है, तो सर्वे में क्या है, पॉपुलेशन का कुछ स्पेशल पोर्शन ले लिया जाता है, कुछ स्पेसिफिक पोर्शन ले लिया जाता है, छोटा-सा पोर्शन ले लिया जाता है और उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम बता देते हैं, कि हमारे देश का इस तरीके का मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जो भी वहाँ पे टॉपिक लिया गया था उसका रिजल्ट जो रहा उसको हम बता देते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि मेल के माध्यम से सारे सर्वेज़ होने लगे हैं। एक आदमी बैठा हुआ है, क्वेश्चनेयर तैयार किया, सारा मेल कर दिया, सब लोगों ने रिप्लाई कर दिया। तो कितना आसानी से बेस्ट रिज़ल्ट, जितनी बड़ी सैंपल साइज़ रहता है उतना बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो उतना ही बेस्ट रिज़ल्ट आएगा और गवर्नमेंट की प्लानिंग उतनी अच्छी होगी और उसके माध्यम से क्या है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम अपने देश में गरीबी, भुखमरी इस टाइप की चीज़ें को हम लोग कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पे देखी जाए यही लिखी गई है कि जो एक्सटेंसिव या लार्ज स्केल जो सर्वे होते हैं, जिनकी इंक्वायरी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बड़े और व्यापक तरीके जो बड़े यह विधि बड़े और व्यापक जो सर्वेक्षण होते हैं, उनके लिए ये उपयुक्त होती है, ठीक है? अगला है फ्री फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर्स पर्सनल बायस। ये जो है इन्वेस्टिगेटर जो होता है, उसकी पर्सनल बायस से भी इंडिपेंडेंट होती है। फिर दाता द्वारा स्वयं दी गई जानकारी के कारण इसे मौलिक और विश्वसनीय माना जाता है। ठीक है? आगे इसकी अब देखेंगे डिमेरिट्स क्या हैं? डिमेरिट्स क्या हैं? सम क्वेश्चनर्स आर नॉट रिटन्ड बाय और मे बी डिस्कार्डेड। वही बात भारत के जैसे लोगों की, कि मतलब आपके पास मेल आई और उसका आपने रिप्लाई नहीं किया। तब ये मतलब रिस्पोंडेंट मतलब जो रिजल्ट होगा वो मिसलीडिंग हो सकता है या गलत हो सकता है। या कुछ जो मतलब प्रश्नावली की संरचना या भाषा के कारण उत्तर
उत्तरदाता भ्रमित हो जाए। मतलब कुछ ऐसे आप क्वेश्चन लिख दीजिए जो रिस्पोंडेंट है वो समझ ही ना पाए। समझ ही ना पाए तो आंसर क्या देगा फिर, ठीक है? तो उन चीज़ों से हमें बचना होगा, तब इस माध्यम से जो रिज़ल्ट आएगा वो बेस्ट रिज़ल्ट होगा, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे देखिए शेड्यूल्ड थ्रू इन्वेस्टिगेटर्स, इन्वेस्टिगेटर के माध्यम से कैसे हम इसका सर्वे कराएँगे? तो यहाँ पे क्या है, इन दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर पर्सनली अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट, आस्क क्वेश्चंस एंड रिकॉर्ड्स द आंसर्स ऑन बिहाफ ऑफ द इन्फॉर्मेंट, ठीक है? इस विधि में अन्वेषक स्वयं उत्तरदाता के पास जाकर प्रश्न पूछता है और उसकी ओर से उत्तर दर्ज करता है, ठीक है? ये शेड्यूल के या क्वेश्चनेयर के माध्यम से होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसकी मेरिट्स डिमेरिट्स देखेंगे। दिस इज एन एक्सीलेंट मेथड इफ कॉस्ट कैन बी अफोर्डेबल या अफोर्डेड, ठीक है? यह बेस्ट रिजल्ट होता है, क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ट्रेंड होता है, उसको क्या क्वेश्चन है और क्या आंसर लिखना है इसमें, वो अच्छे से पता है, ठीक है? मेल विधि में क्या है कि हर एक आदमी को हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना समझ में आए, लेकिन इन्वेस्टिगेटर जो जा रहा है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, तो वो क्वेश्चन अच्छे से समझेगा और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स या रिप्लाई करेगा, ठीक है? अगला इसमें है कि द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड इफेक्टिव। इस विधि से प्राप्त जानकारी सटीक, पूर्ण और प्रभावी होती है। फिर इट इज सुटेबल फॉर कवरिंग ए वाइड फील्ड ऑफ इंक्वायरी। यह एक व्यापक क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है? अगला पॉइंट है कि इट इनेबल्स डेटा कलेक्शन इवन फॉर इलिटरेट पर्सन्स। यह अशिक्षित व्यक्तियों के लिए भी जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिमेरिट्स क्या है इसकी। इट इज कॉस्ट अफेयर, मतलब ये विधि महंगी होती है। ऑब्वियस सी बात है कि इन्वेस्टिगेटर जाएगा तो उसके रहने खाने पीने की व्यवस्था सारी गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी, तो उस केस में यहाँ पे ये कॉस्ट जो है इसकी बढ़ जाएगी। फिर सुपरविजन एंड सुपरवाइजर विजिट्स आर एसेंशियल, अदरवाइज डेटा क्वालिटी में डिटोरिएटेड, ठीक है? डिटोरिएट, निगरानी और अचानक निरीक्षण आवश्यक है, अन्यथा डेटा की गुणवत्ता खराब हो सकती है। Sometimes the investigator may fill out the schedule himself without consulting the informant. कभी-कभी अन्वेषक बिना उत्तरदाता से मिले ही अनुसूची स्वयं भर देता है, ठीक है? ये भी एक मिसलीडिंग रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। दिस मेथड कंज्यूम्स ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, मतलब इस विधि में समय जो है अधिक लगता है, ठीक है? तो ये भी इसकी एक डिमेरिट होती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा का हम कैसे कलेक्शन करते हैं? पब्लिश्ड थीसिस के माध्यम से। तो मेनी स्टूडेंट अक्रॉस वेरियस इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री engage in research work. Their thesis provides valuable secondary data for future studies. जैसे हम खुद ही जो हम पीएचडी कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे जो हमने जो टॉपिक चूज किया है डेमोग्राफी का है, कि जो भारत की पॉपुलेशन है या जो भारत के नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनकी पॉपुलेशन में डिफरेंसेस क्या हैं, उनके कंजम्पशन के पैटर्न कैसे हैं, और फिर उसके बाद उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। जैसे चाइना का भारत के साथ, पाकिस्तान का भारत के साथ, म्यांमार का भारत के साथ, श्रीलंका का भारत के साथ, इस तरीके का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पर हमारा अध्ययन है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सेकेंडरी डेटा ही जो है वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मतलब क्या, कि जो प्राइमरी डेटा जैसे भारत की जनगणना हो गई, श्रीलंका की जनगणना हो गई, पाकिस्तान की जनगणना हो गई या चाइना की जनगणना हो गई, उस डेटा को हम उठाते हैं और उस पे रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, ठीक है? तो वो एक तरीके का हमारे पास जो है, हम सेकेंडरी डेटा का प्राइमरी डेटा का यूज़ करते हुए हम अपनी थीसिस या रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। तो वो जो थीसिस हमारी होगी गवर्नमेंट के प्लानिंग के लिए जब यूज़ होगी कभी, तो उस केस में वो गवर्नमेंट के लिए एक प्रॉपर डिमार्केशन लाइन क्रिएट करेगी कि भारत में या भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ में किस तरीके का पैटर्न एजुकेशन में, लिविंग स्टैंडर्ड में या फिर अन्य जो चीज़ें हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो स्कीम्स हैं या फिर कंजम्पशन अप्रोच क्या है, उन पे एक विशेष आइडेंटिफिकेशन या एक तरीके का विशेष रिपोर्ट रहेगी। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लानिंग के माध्यम से जो भी इम्प्रूवमेंट अपनी पॉलिसीज़ में करना चाहेगी वो कर सकती है, ठीक है? तो ये यहाँ पे तरीके होते हैं पब्लिश्ड थीसिस के माध्यम से। जैसे हम लोग जो थीसिस जाती है, वो उसको यहाँ पे बाकायदे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी स्टडी करती है, उसका अध्ययन करती है
फिर उसपे जो अपनी पॉलिसीज़ में चेंजेज़ लाने होते हैं, वो चेंजेज़ वहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हैं। मोस्ट गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट रेगुलरली पब्लिश statistical data on a variety of topics like MOSPI. MOSPI क्या है? Ministry of Statistics and Program Implementation. ठीक है? Reports on various socio-economic surveys. जब आप जीएसओ बनेंगे तो इसी मंत्रालय के तहत आप आएंगे। ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके अंदर ही, इस मंत्रालय के अंदर आप काम करेंगे। डिफरेंट रिपोर्ट्स, आपके डेटा पे जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे उस पर डिफरेंट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोवाइड की जाती हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संसद भवन में अलग अलग पॉलिसीज के माध्यम से इन रिपोर्ट्स की हेल्प से अलग अलग पॉलिसीज बना के जो हमारे लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, उनका वेलफेयर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है? तो ये हो गया गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। फिर इसके बाद इंटरनेशनल रिपोर्ट होती हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट में क्या है कि भारत या फिर अलग-अलग देशों की जो रिपोर्ट्स आती हैं, यूनाइटेड नेशन, विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक, या फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की जो अलग-अलग बॉडीज़ हैं, वो अलग-अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, जिसके माध्यम से अ, जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी फ्रेमिंग में बड़ी हेल्प मिलती है। ठीक है? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस सच एज़ एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन publish report on publish reports on global issues. These reports provides valuable secondary data for research and analysis. ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पे ग्लोबल जो इस मतलब वैश्विक जो संगठन है, उनका कुछ यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिए गए हैं। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल आउटलुक है, जो वैश्विक पर्यावरण दृष्टिकोण है, ये पब्लिश्ड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है, इसके माध्यम से एक ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक हर साल प्रोवाइड किया जाता है। हर साल एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसके माध्यम से इन्वायरमेंटल इश्यूज को पूरे विश्व में उठाया जाता है कि इन देशों ने अच्छा काम किया हुआ है, इन देशों ने गलत काम किया हुआ है, या उसमें खराब काम किया है इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में, और इनको अपनी पॉलिसीज को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। ठीक है? फिर उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जब भी ये रिपोर्ट आती है, बड़ी चर्चा में रहती है। मानव विकास सूचकांक, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस ये रिपोर्ट जो है विश्व स्तर पे सभी देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट में पिछले 1 साल में क्या प्रगति हुई है, उस पे ये रिपोर्ट पब्लिश करती है। ठीक है? जैसे अभी आप लोग अगर यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हो, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बहुत बार पूछी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किन-किन कंपोनेंट से बनती है, वो कई बार पूछा गया है। तो हालाँकि आपके लेवल पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर यूजीसी वाली क्लास में जब इसको हम पढ़ाते हैं, तो उसमें इसके अलग-अलग कंपोनेंट, भारत की रैंकिंग क्या है, भारत के स्कोर्स क्या हैं, उसमें स्पेशल जो डेटा आए हुए रहते हैं लास्ट रिपोर्ट के, एग्ज़ाम से पहले वाली जो लास्ट रिपोर्ट होती है, उसके डेटा कई बार पूछे गए हैं, इसलिए उनको वहाँ पर डिटेल तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है? फिर स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन, ठीक है? तो ये पब्लिश्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या करता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड जो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो बच्चों की स्थिति है विश्व में, उस पे एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एफएओ, ये विश्व में जो खाद्य पदार्थ हैं, या विश्व में किस तरीके का पानी, किस तरीके का खाना लोगों को अवेलेबल है, उस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो ये भी रिपोर्ट काफ़ी चर्चा में रहती है, जब आती है तो। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे वर्ल्ड सिटीज़ रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट यूएन हैबिटेट नामक एक संस्था है, उसके माध्यम से ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और इसमें क्या है कि जिन सिटीज़ ने बेस्ट काम किया होता है पूरे मतलब विश्व में, उनके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर उनकी प्रशंसा की जाती है, और अन्य सिटीज़ को मोटिवेट किया जाता है कि आप भी एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अपने लोगों के वेलफेयर के लिए, ये अलग-अलग जो है ये प्लानिंग कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि भारत में दिल्ली है, दिल्ली पॉल्यूटेड है, तो उसका एक एग्ज़ाम्पल दिया जाता है लंदन से, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, कि उन्होंने किस तरीके से एक वेल प्लान्ड शहर बसाया है, कि जहाँ पे एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनका ध्यान रखा गया है कि बिल्डिंगें कैसी होनी चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए। ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर
अगली रिपोर्ट है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, विश्व जनसंख्या स्थिति। इस यूनाइटेड नेशन द्वारा यूएनएफपीए जो होता है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। इस रिपोर्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी वाले एग्जाम में। आप लोगों में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन यूजीसी वाले एग्जाम में जब भी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आती है, इसी रिपोर्ट में बताया गया कि भारत की जनसंख्या चाइना को क्रॉस करते हुए भारत विश्व का पहला देश बन गया है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। ठीक है, जनसंख्या के मामले में भारत विश्व का पहला देश बन गया। जब ये रिपोर्ट आई थी तो बहुत चर्चा पर चर्चा में थी, उसमें बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट बातें कर रहे थे। ठीक है, फिर अगली है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, गोल्स रिपोर्ट, एसडीजी रिपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं, ट्रैक प्रोग्रेस ऑन अचीविंग यूनाइटेड नेशन जो सस्टेनेबल गोल्स हैं, एसडीजी जो गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में किन देशों ने कितना काम किया हुआ है, इस पर एक रिपोर्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट क्या होती हैं कि ये किसी विशेष पर्पज के लिए बनाई जाती हैं। कोई मतलब जैसे इलाहाबाद नगर निगम है, दिल्ली नगर निगम है, फिर उसके बाद लखनऊ का जो नगर निगम है, तो या फिर अदर देखेंगे इंदौर नगर निगम है, जो अलग-अलग शहरों में, देश में जितने भी शहर हैं, वहाँ पर अलग-अलग रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट होती हैं। उनके माध्यम से क्या होता है, वो बताया जाता है कि हमारे यहाँ किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके की हमारी जनसंख्या है, किस तरीके की हमारी अर्बन ग्रोथ है। ठीक है, उन सभी के बारे में वहाँ पे प्रॉपर जानकारी दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डेटा कलेक्टेड बाय वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ड्यूरिंग देयर रूटीन वर्क सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, टेलीफोन डायरेक्टरी, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट हमेशा बनता है। जैसे बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, कोई किसी की डेथ हो गई तो पैतृक संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो जिसमें एसआरएस रिपोर्ट जिसको आती है, मतलब एसआरएस रिपोर्ट हर 2 साल 3 साल पे 2 साल पे आती रहती है। नॉर्मली 2 साल 3 साल पे आती रहती है। अभी जैसे मई 2022 की रिपोर्ट आई है, उसके बाद अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो उस पर क्या होता है, उसके माध्यम से जो उस शहर का या उस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया का पैटर्न बताया जाता है कि क्या चीज़ें वहाँ पर मतलब सुधार की आवश्यकता है या क्या नहीं करने की आवश्यकता है। ठीक है? फिर टेलीफ़ोन डायरेक्टरी, पुराने समय में जब लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो बीएसएनएल जो होता भारत संचार निगम लिमिटेड जो था, उसके कंट्रीब्यूशन से या उसके माध्यम से एक रिपोर्ट पब्लिश की जाती थी, जो उस शहर के बड़े लोग होते थे या पुलिस स्टेशन वगैरह जो होते थे या कोई बड़ी संस्था वहाँ पे काम कर रही है, कोई बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन वहाँ पे के ऑफ़िस हैं, तो उनके फ़ोन नंबर्स की एक लिस्ट जारी की जाती थी। एक बुक होती थी मोटी-सी। उस बुक के माध्यम से जैसे आपको थाने में फ़ोन लगाना है, तो अब तो 100 नंबर डायल कीजिए, पुलिस आपके सामने। लेकिन उस समय क्या होता था कि हर एक ज़िले का अलग-अलग फ़ोन नंबर हुआ करता था। तो उस केस में वहाँ पे फ़ोन नंबर आपको अवेलेबल कराया जाता था, इसमें टेलीफ़ोन डायरेक्टरी के माध्यम से, और उसमें देख के आपको जहाँ पे भी कॉल करना होता था, वहाँ कॉल कर सकते थे। ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कमीशन रिपोर्ट्स, अलग-अलग टाइम पीरियड पे अध्ययन के लिए या कुछ जो गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही होती है, उनके लिए कमीशन्स बैठाए जाते हैं। कमीशन्स मतलब गठित किए जाते हैं, जैसे 8वाँ पे कमीशन की चर्चा बड़ी ज़ोर से देश में चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का किस तरीके से सैलरी बढ़ेगी, घटेगी, उनके लिए यहाँ पर एक आयोग गठित किया जाएगा। उस आयोग की रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी, संसद में अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों की सैलरी उतनी बढ़ जाएगी। आप लोग भी जब सेलेक्ट हो जाएँगे, तो आप लोग भी वहाँ पे खुश होंगे कि चलो कम से कम पे कमीशन आया और सैलरी बढ़ी। ठीक है? भले ही टैक्स के माध्यम से बाद में आधी काट ली जाए, वो अलग बात है। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट्स कमिटीज़ and commissions to investigate various national issues. The report submitted by these commissions serve as valuable source of secondary data. ठीक है, इसका यूज इस तरीके से होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कुछ कमीशंस, कुछ रिपोर्ट्स के एग्जांपल दिए गए हैं कि राधा कृष्णा
राधाकृष्णन जो कमीशन था 1948-49 में बनाया गया था, इसमें क्या हुआ था कि इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार हेतु सुझाव दिया, लेकिन व्यापक शैक्षिक ढांचे की नींव भी रखी। ठीक है, मतलब ये जो हायर एजुकेशन जो यूनिवर्सिटीज के एजुकेशन के लिए होता है कि फोकस्ड ऑन यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन का पैटर्न होना चाहिए देश की आज़ादी के बाद, उसके लिए एक आयोग गठित किया गया जिसको राधाकृष्णन कमीशन कहा गया। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि राधाकृष्णन आयोग कब गठित किया गया था? तो 48-49 में गठित किया गया था। किस विषय पे गठित किया गया था? तो यूनिवर्सिटी की, मतलब जो यूनिवर्सिटीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके उनमें जो शैक्षणिक सुधार है, शिक्षा में सुधार है, उसके लिए यहाँ पे आयोग गठित किया गया था। फिर अगली रिपोर्ट थी 1952 में मुदलियार कमीशन। इसमें क्या है, इसमें इसने माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, ध्यान में रखिएगा, जो राधाकृष्णन आयोग था वो विश्वविद्यालय की शिक्षा पे काम किया या उस पर रिपोर्ट पब्लिश किया, लेकिन जो मुदलियार आयोग था उसने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार की सिफारिश की थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिकमेंड इम्प्रूवमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए इसका यहाँ पे गठन किया गया था। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो दुर्गाबाई देशमुख कमीशन था यहाँ पे। इसने सामाजिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों के महत्व पर जोड़ दिया था। ठीक है, सोशल जो एजुकेशन होती है, जैसे पुराने समय में, आज के शायद आप लोगों की मतलब उतनी डेट ऑफ बर्थ ना हो, हम लोग जब बहुत छोटे थे, 3-4 में पढ़ते थे, 5 में, तो हमारे गाँव में कुछ लोग आया करते थे जो महिलाओं को, स्पेशली जो बुजुर्ग लोग थे, उनको शिक्षा की जानकारी देते थे, उनको पढ़ना सिखाते थे और उनको फिर साफ-सफाई कैसे रखनी है, बाकी और भी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हो, जानकारी वहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करते थे। ठीक है? फिर कोठारी कमीशन था 1964 से 66 तक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रपोज्ड द 10+2+3 स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेस्ड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकता पर बल दिया गया और 10+2+3 की प्रणाली लागू की गई कि 10 का मतलब 10वीं, फिर उसके बाद 2 साल का इंटर की डिग्री, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही रखा गया, लेकिन उसमें +5 कर दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स होती हैं। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स या डेटा होते हैं, तो इसमें क्या होता है, सम ऑर्गेनाइजेशंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन कलेक्ट डेटा बट डू नॉट पब्लिश इट। दीज डेटा सेट्स थ्रू दो यूजफुल आर ऑफ्टन हार्ड टू एक्सेस। ठीक है, तो जैसे पीएचडी की उपाधि हेतु प्रस्तुत आप अप्रकाशित शोध प्रबंध या शोध जो थीसिस है। ठीक है, तो अनपब्लिश्ड जो रिपोर्ट होती हैं वो भी कभी-कभी गवर्नमेंट उनका यूज करती है, या कुछ कमीशन ऐसे गठित किए जाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो पर अगर कोई कमीशन गठित किया गया है, भारत में इंटेलिजेंस एजेंसीज का किस तरीके से वर्क है, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, उस पर कोई आयोग गठित किया गया है, तो उसकी रिपोर्ट कभी बाहर नहीं आती। ठीक है, वो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट के रूप में ही काम करती है। उसमें गवर्नमेंट के जो विश्वास पात्र लोग हैं वही इस पे काम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग आते हैं लिमिटेशन ऑफ सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा के लिमिटेशंस क्या हैं, इन पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मस्ट बी क्रिटिकली एग्जामाइंड बिफोर यूज। ठीक है, उपयोग से पहले सावधानी पूर्वक इनकी जांच आवश्यक होती है। फिर उसके बाद सोर्स इंटीग्रिटी एंड एजेंसी एक्सपीरियंस में भी क्वेश्चनेबल। स्रोत जो होता है जहाँ से ये डेटा लिया जा रहा है, उसकी उसका मतलब एक्सपीरियंस और उस एजेंसी का एक्सपीरियंस मतलब क्वेश्चनेबल होता है। ठीक है, डेटा में नॉट बी फिट फॉर पर्पस ऑफ द करेंट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, डेटा इच्छित अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है कि आप भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की चर्चा मतलब रिसर्च करने जा रहे हो और डेटा आपने उठा लिया 1950 के आसपास का जो डेटा है, जब भारत आज़ाद हुआ था, तो उस समय लोगों के पास साइकिल तक नहीं हुआ करती थी, आज लोगों के पास फॉर्च्यूनर है। तो वो चीज़ें मतलब एक तरीके से ये कहा जाए कि मतलब जो डेटा है, जो सेकेंडरी डेटा की लिमिटेशन है, वो बहुत ही दूर का डेटा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? कंपैरिज़न के लिए हम 1950 का 2025 का डेटा हम ले सकते हैं। लेकिन उसको बेस मानकर हम आज की पॉलिसीज़ बनाएँ तो वो गलत होगा। ठीक है? फिर कलेक्शन मेथड्स माइट बी लैक क्वालिटी स्टैंडर्ड। डेटा संग्रहण की विधियाँ जो है मानक स्तर
की नहीं हो सकती, ये भी एक समस्या हो सकती है कि जिसने डेटा कलेक्ट किया हो वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या वो डेटा कलेक्शन की उसको तकनीक ना मालूम हो। फिर अगला है मे नॉट मीट स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, यह उचित सटीकता या विश्वसनीयता नहीं दर्शा सकता। फिर माइट बी इनएडिक्वेट और इनकम्प्लीट, ये अपर्याप्त या अधूरा भी हो सकता है। ठीक है, कि आपको जो जिस पर्पज के लिए आप डेटा ले रहे हैं वो पर्पज के लिए वो डेटा कलेक्ट ही ना किया गया हो। ठीक है, जैसे जनगणना 2011 का डेटा लीजिए और उससे एक रिपोर्ट बनाइए, किसकी? बेरोजगारी की। बेरोजगारी का डेटा नॉर्मली वहाँ पे लिया ही नहीं जाता है जनसंख्या में। उस पर्टिकुलर टाइम पे पूछा ज़रूर जाता है कि आप यहाँ पे क्या करते हैं, कैसा काम करते हैं, लेकिन 2011 का डेटा लेके 2025 की बेरोजगारी का डेटा निकालना गलत होगा। ठीक है? फिर इसके बाद यहाँ पर देखें प्रिकॉशंस, इसमें क्या है? सेकेंडरी डेटा के यूज में क्या प्रिकॉशंस हमें रखने हैं? इट इज़ नेवर सेफ टू एक्सेप्ट पब्लिश्ड secondary data at face value without understanding their true meaning and limitations. One must analyze and verify secondary data carefully to ensure the align with the objectives of the current study. ठीक है, प्रकाशित माध्यमिक आंकड़ों को उनके वास्तविक अर्थ और सीमाओं को समझे बिना सीधे स्वीकार करना सुरक्षित नहीं होता है। इन आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण और सत्यापन आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे हमारे अध्ययन के उद्देश्य के अनुकूल हैं या नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका स्क्रूटनी किस तरीके से करते हैं। स्क्रूटनी क्या है? डिस्पाइट टेकिंग केयर ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन वेरियस टाइप ऑफ एरर्स में अकर्स, देयरफॉर द डेटा शुड बी scrutinized at multiple levels by supervisors to minimize these errors। ठीक है, जब डेटा कलेक्शन होता है तो उसको अलग अलग जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनके माध्यम से उसकी स्क्रूटनी अगर हो जाए तो डेटा में मिनिमम एरर होने के चांस रहते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि टाइप ऑफ एरर्स इन डेटा में कैसे एरर्स आ सकती हैं। तो एरर ऑफ सैम्पलिंग, नमूना त्रुटि, मिस्टेक इन सेलेक्टिंग द रिस्पेक्टिव सैंपल, प्रतिनिधि समूह के चयन में गलती हो सकती है। कवरेज एरर, आवरण त्रुटि हो सकती है कि सम पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर नॉट इंक्लूडेड, जनसंख्या के कुछ हिस्सों को शामिल न करना। फिर रिकॉर्डिंग एरर होती है, मिस्टेक्स इन इंटरिंग और राइटिंग डेटा, डेटा दर्ज करने में गलती हो सकती है। बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर का पक्षपात भी इसमें को डेटा को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। कंट्रोल मेजर्स इसके क्या हैं? कंट्रोल मेजर्स में क्या है कि इन्वेस्टिगेटर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, सबसे पहला पोर्शन। ठीक है, फिर जो सुपरविजन है वो अधिक होना चाहिए। सुपरविजन अगर अधिक है तो इन्वेस्टिगेटर अगर कोई गलती भी कर रहा है तो सुपरवाइजर के माध्यम से उन गलतियों को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, फिर डिफरेंट लेवल पे उस डेटा की स्क्रूटनी होनी चाहिए। ठीक है, और इस स्क्रूटनी के बाद एक फीडबैक ऊपर सबमिट किया जाना चाहिए सुपरवाइजर को, या सुपरवाइजर से ऊपर के जो लोग अधिकारी हैं उनको फीडबैक रिपोर्ट के माध्यम से ये पता चलता रहे कि इस तरीके के डेटा में क्या विसंगतियां आ रही हैं हर जगह। तो उसको पूरे पूरे सर्वे के दौरान, पूरा पूरा डेटा कलेक्शन के दौरान उन कमियों को फिक्स किया जा सके या उनको रिमूव किया जा सके, जिससे डेटा कलेक्शन का काम आसानी से और सावधानी पूर्वक किया जाए ताकि जो हमारा डेटा से जो रिजल्ट निकाला जाए वो हमारा बेस्ट रिजल्ट हो। ठीक है, फिर टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं एरर पकड़ने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपने रिकॉर्डिंग किया कि 35 साल का आदमी है, 33 ईयर की उसकी बीवी है और बच्चे 25 साल के हैं। ये संभव नहीं है भाई, 35 साल का पिता है और 25 साल के बच्चे कैसे हो सकते हैं। तो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम लोग पकड़ सकते हैं, तो उसमें वो एरर जनरेट कर देगा और पूछेगा कि क्या आप इस डेटा को जो भर रहे हैं श्योर हैं या नहीं, तो आपकी तुरंत वहाँ पे नज़र जाएगी और आप गलती पकड़ लेंगे। ठीक है? तो इस तरीके का टेक्नोलॉजी के अगर हम टेक्नोलॉजिकल अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमारा डेटा बेस्ट डेटा के रूप में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है? तो ये रही आज की क्लास।
और आज की क्लास यहीं पे हम लोग फिनिश करेंगे। ये हमारा 11 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, किसी भी समस्या की स्थिति में कोई भी परेशानी हो तो इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी आपका लॉजिकल जो समस्याएँ रहेंगी उसको हम रिमूव करने का या उसको हटाने का, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे।